नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी सरकार का अनुपूरक बजट पेश। वित्त मंत्री ने पेश किया 7,000 करोड़ का अनुपूरक बजट। कहा इनमें से 3,000 करोड़ रुपए युवाओं को रोजगार देने में होंगे खर्च। कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ेगा। विधानसभा के मानसून सत्र का कांग्रेस ने किया विरोध। किसानों और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस आक्रामक। गांधी प्रतिमा से कांग्रेस नेताओं ने निकाला पैदल मार्च। यूपी के विधानसभा चुनाव की हलचल तेज। अल्पसंख्यकों को जोड़ने की जुगत में बीजेपी। हर जिले में आयोजित होंगे प्रबुद्ध अल्पसंख्यक सम्मेलन। तो लखीमपुर पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत। तालिबान हमले पर सूफी इस्लामिक बोर्ड का बयान। तालिबान के समर्थन करने वालों को भेज दो अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में फंसा गाजीपुर का युवक। परिजनों ने घर वापसी के लिए लगाई गुहार। मथुरा में केडी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज। लापरवाही बरतकर मरीज की जान लेने का मामले में की गई कार्रवाई। न्यायालय के आदेश के बाद धारा 304, 468 और 120B के तहत मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान किसानों और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के विधायकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा ने प्रदर्शन किया। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में स्थित गांधी प्रतिमा से कांग्रेस नेताओं ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस विधान परिषद दल के नेता दीपक सिंह के साथ अन्य विधायक गांधी प्रतिमा से विधानसभा तक पैदल पहुंचे। सभी ने अपने शरीर पर तख्ती टांग रखी थी। साथ ही किसानों और बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। तो वहीं लखनऊ में सपा एमएलसी राजेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालातों में किसान और नौजवान दोनों परेशान हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को राजेश यादव अपना विरोध दर्ज करवाने बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचे। ऐसे में अपने आप को किसान के बेटे बता रहे राजेश यादव कार से विधानसभा पहुंचे। पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहे 1 साल में कितना डीजल का दाम बढ़ा। रसोई गैस 1,000 के ऊपर हो गई, 400 की थी। महंगाई चरम पे है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। जनता इनको रपटा रही है, दौड़ा रही है। ये गांव नहीं जा सकते। आज सड़कों पर किसान है, उसकी कोई बात सुनने वाला है? उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी आने वाले हैं और परिवर्तन होने वाला। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अल्पसंख्यकों को जोड़ने के प्रयास में जुट गई है। बीजेपी अब हर जिले में प्रबुद्ध अल्पसंख्यक सम्मेलन करेगी। अल्पसंख्यक मोर्चे की इस बार एक बड़ी टीम बनाई जाएगी, जिसमें करीब 44 अल्पसंख्यकों को घर घर भेजकर उन्हें सरकार की नीतियों के बारे में बताया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने लखनऊ में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ इसको लेकर एक बैठक की। सुनील बंसल ने कहा कि प्रबुद्ध अल्पसंख्यकों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जा सके, इसके लिए बूथ स्तर तक अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की शिक्षा और रोजगार की भाजपा की प्राथमिकता पर है। जल्द ही पूरे प्रदेश के अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में रोजगार मेला और अन्य सरकारी योजनाओं से मुसलमानों को सीधा लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। उधर यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने अपनी 26 सदस्यीय प्रदेश टीम की घोषणा की, जिसमें 21 मुस्लिम, बाकी जैन, सिख और अन्य अल्पसंख्यक समाज से हैं। तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व खीरी सांसद अजय मिश्र टेनी की जन आशीर्वाद यात्रा आज उनके गृह जनपद लखीमपुर पहुंची, तो उनका जिले में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उनका जगह जगह फूलमालाओं से स्वागत हुआ। स्थानीय मैरिज हॉल में स्वागत समारोह भी आयोजित हुआ। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने अफगानिस्तान में हुए तख्ता पलट को लेकर प्रदेश की राजनीति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज वहां लोग ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, जिनका आदर्श विकास दुबे है। तो वहीं उन्होंने अंग्रेजों के बनाए कानूनों में भी बदलाव किए जाने की बात कही।
तालिबान और अफ़गानिस्तान का युद्ध बहुत पुराना है और तालिबान बहुत लंबे समय से ये प्रयास कर रहा था कि वो अफ़गानिस्तान में अपनी सत्ता को लाए। अफ़गानिस्तान के चारों तरफ, चाहे वो पाकिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, ईरान हो, सारे मुस्लिम देश हैं और वो सब बहुत लंबे समय से ये आपस में युद्ध कर रहे थे। इन देशों से हथियार प्राप्त करके अफ़गान और तालिबान का युद्ध लंबे समय से चल रहा था। यूपी के मथुरा में केटी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज। डॉक्टरों सहित 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल लापरवाही बरतकर मरीज की जान लेने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। न्यायालय के आदेश के बाद में एफआईआर दर्ज हुई। धारा 304, 468 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। बता दें कि नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल ने दर्ज करा है मुकदमा। राजकुमार मित्तल के पिता ओम प्रकाश मित्तल की समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से मृत्यु हो गई थी। सहायक नगर आयुक्त ने केटी मेडिकल कॉलेज पर गंभीर आरोप लगाए थे और कोरोना काल में मरीजों को सही इलाज नहीं देने और पैसे ऐंठने के भी आरोप लगाए थे। यूपी के बनारस स्टेशन पर एक बड़ा रेल हादसा हुआ। यहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 के उत्तरी छोर पर मालगाड़ी के 5 वैगन पलट गए। इसके चलते अपलाइन से ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया। इस दौरान मौके पर मौजूद डीआरएम रामाश्रय पांडे समेत मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया तो वहीं दुर्घटना से अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पटना बनारस स्पेशल ट्रेन को वाराणसी जंक्शन पर ही टर्मिनेट कर दिया गया है। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक हादसा हुआ। हरगांव थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर देखने को मिला। यहां बालू से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार को रौंद डाला। हादसे में मौके पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई। बता दें कि महोली रोड के पास खमौना के पास ये हादसा हुआ। फिलहाल मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी बीच गाजीपुर के जयरामपुर गांव निवासी कन्हैया शर्मा भी काबुल में फंसे हो रहे हैं, जहां पर कन्हैया के परिजनों ने एसडीएम भारत भार्गव से मुलाकात कर उनकी वतन वापसी के प्रयास करने की गुहार लगाई है। तो वहीं एसडीएम ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए काबुल में फंसे कन्हैया से बात कर उचित प्रयास का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि कन्हैया काबुल की स्टील फैक्ट्री में मैकेनिकल फीडर का काम करता है, जो कि पिछली 16 जुलाई को ही अफगानिस्तान गया था। फिलहाल परिजन लाडले बेटे की घर वापसी के लिए सरकार से आस लगाए बैठे हैं। ये कौन लोग हैं और कहाँ के लोग हैं, तो जानकारी करने पर पता चला कि काशिमाबाद में एक गांव है मुबारकपुर, वहाँ के रहने वाले हैं श्री कन्हैयालाल शर्मा जी। वो काबुल में एक मिली स्टील कंपनी में काम करते हैं और अब वो आना चाहते हैं। इस संबंध में उनके छोटे भाई हैं अजय शर्मा, उनसे मेरी बात हुई। वो आरपीएफ गोरखपुर में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि कन्हैयालाल शर्मा जी उनके बड़े भाई हैं और वो काबुल में स्टील कंपनी में काम करते हैं। उनका मोबाइल नंबर भी उन्होंने दिया है और वो आज की डेट में हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं। अभी फिलहाल कोई परेशानी उनको नहीं है। परेशानी मात्र इतना है कि वो जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी से बाहर नहीं जा पा रहे हैं और वो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ऐसा अंगद जी ने मुझे बताया। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, हम प्रयास करते हैं और इस बारे में हम गवर्नमेंट को सूचित कर रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि वो अपने वतन, अपने हिंदुस्तान आ जाए। यूपी में सूफी इस्लामिक बोर्ड की तरफ से तालिबान के समर्थकों पर बड़ा बयान सामने आया। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि जो लोग भारत में बैठकर तालिबान के कब्जे को सही ठहरा रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार को चाहिए कि उन्हें एक हवाई जहाज में बैठाकर अफगानिस्तान छोड़ दिया जाए। दरअसल मंगलवार को संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान के कदम को सही ठहराया था। इसके बाद युवाओं ने सोशल मीडिया पर तालिबान के समर्थन की एक मुहिम शुरू कर दी, जिसको लेकर सूफी इस्लामिक बोर्ड ने अब सामने आकर बयान जारी किया। उन्होंने बयान में कहा कि ये सब एंटी हुसैनी लोग हैं जो कि तलवार और बंदूक के दम पर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। वो लोग वही लोग हैं जो इस तरह के मुसलमान को पसंद नहीं करते, इस तरह के राज को पसंद नहीं करते, तलवार को पसंद नहीं करते, बंदूक को पसंद करते, वो हुसैनी मिशन को पसंद करते हैं। अब रही हिंदुस्तान में उनके आने की बात, ये सरकार के ऊपर है कि सरकार ने नागरिकता का मसला उठाया है तो उन्हें किस तरह से उनकी मदद करेगा, ये हमारे प्रधानमंत्री जाने, गृह मंत्री जाने। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोग अगर हिंदुस्तान के वफादार हैं
और हिंदुस्तान से वफादारी की बात करते हैं, तो उन्हें नागरिकता देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यूपी में जिला पंचायत की सत्ता बदलते ही नाम बदलने की कवायद भी शुरू हो गई है। अलीगढ़ जिले का नाम हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव पास हो गया है, जिसके बाद बयानबाजी शुरू हो गई है। एएमयू छात्र संघ के पूर्व सचिव हुजैफा आमिर अरशादी ने कहा कि अलीगढ़ का नाम बदलना केवल तुष्टीकरण की राजनीति है। देखिए, अलीगढ़ का नाम बदलने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। विकास के नाम पर जो लोग वोट मांग करके आए थे, उन लोगों ने सिर्फ विनाश की राजनीति की है। सरकार ने अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर जो वादे किए थे, वो सारे वादे खोखले साबित हुए हैं। अगले 6 महीने में प्रदेश के अंदर चुनाव है, तो सिर्फ असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक शगुफा छोड़ा है सरकार ने। क्या अलीगढ़ का नाम बदलने से अलीगढ़ के सारे मसले हल हो जाएंगे? क्या लोगों के सारे मसाइल हल हो जाएंगे? क्या अलीगढ़ के बहते नाले बंद हो जाएंगे? हाथरस के चंदपा कोतवाली क्षेत्र के गांव कपूरा के पास एक खेत में 11 वर्षीय किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसका नाम ललित बताया जा रहा है। परिजनों ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि कल शाम ललित घर से गायब हो गया था। परिजनों के काफी ढूंढने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन ललित कहीं भी नहीं मिला। लेकिन सुबह ललित का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची चंदवा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला चंदपा कोतवाली क्षेत्र के गाँव मोहनपुरा का है। एक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर जान गंवाने वाले कार्मिकों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया था। तो वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी के दौरान ऑन ड्यूटी कोरोना संक्रमित होने से आंगनबाड़ी सहायिका की हुई मौत के मामले को 3 महीने गुजर जाने के बाद भी आश्रित परिवार को कोई सरकार से सहायता नहीं मिली है अभी तक। ऐसे में आश्रित परिवार लगातार सरकार से मदद की गुहार कर रहा है। इच्छानगर गांव निवासी राजाराम ने सरकार से मदद लगाते हुए की गुहार करते हुए कहा कि उनकी पत्नी रेखा आंगनबाड़ी में सहायिका के पद पर कार्यरत थी, जिनकी ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण होने से मौत हो गई। ऐसे में लगातार प्रशासन से मदद की गुहार कर रही है। वो उसमें नौकरी करती रहे आंगनबाड़ी, तो वहाँ ड्यूटी लगी रहा है उनकी कोरोना में, तो उनकी वहाँ मौत हो गई। अरे मांग जो इच्छा समझे सरकार, या उसमें कुछ कोई हमारे बच्चे या कोई घर के रख दें उसमें। यूपी के पीलीभीत में शारदा नदी का कहर। शारदा नदी में हजारों एकड़ की फसलें समा गई। बाढ़ के कटान से किसान बेहद परेशान हैं। अधिकारियों की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली। दरअसल प्रशासन की ओर से की गई तैयारियां इस बाढ़ में ध्वस्त हो गई। हमने एसडीओ खोलिया साहब को पहले ही सर्वे करवा चुका था कि आप इस पे जल्द से जल्द काम चालू करवाइए, नहीं तो आगे चल के या हमें घातक और जो है कि नुकसान ज़्यादा देगा। इस कटान से 3 गांव प्रभावित हो रहे हैं, श्रीनगर, राणा प्रताप नगर और कबीरगंज। कटान जो हो रहा है लगभग 1 हफ्ते से कटान चालू है। इस पर प्रशासन कोई भी मंशा नहीं देकर चल रहा है। 25 लोग काम कर रहे हैं, ना एक्सीएन आ रहे हैं, ना जेई आ रहे हैं, कोई यहाँ नहीं पहुँच रहा मौके पर। गाँव के लोग साथ में काम करवा रहे हैं, जबकि इस कटान को रोकना तत्काल बहुत ही जरूरी है। नहीं आगे जब 15 करोड़ की ठोकर लगी है, आगे पूरा गांव है, आगे नाला गांव कबीरगंज है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।